Assalamualaikum class. Let's discuss financial statement analysis. यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स यूजर्स मेक बेटर डिसीजन। सबसे पहले अगर हम अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो एक इन्वेस्टर एक बेहतर डिसीजन ले सकता है। अब डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग अगर एक्सटर्नल यूजर्स की बात करूं तो वो कौन कौन से डिसीजन लेगा, और रिगार्डिंग इंटरनल यूजर्स की बात करूं तो वो कौन कौन से डिसीजंस लेगा। जिस पर्सन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो वैसा ही डिसीजन लेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर्स में मैनेजर्स की। मैनेजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं जस्ट बिकॉज के उनको बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं। उनको पता है इन्वेंट्री की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री का ऑर्डर कितना प्लेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर इन्वेंट्री कन्वर्ट होगी वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स कितने रेडी हो चुके हैं वो हमारे वेयर हाउस से हमारे हेड ऑफिस में, हमारी ब्रांच में किस तरह कैसे टाइमली शिफ्ट होंगे, ये सारी चीजें बैक एंड में कौन करता है? मैनेजर्स कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। अब ये वाले डिसीजंस के कहाँ कैसे क्या काम करना है ये हमें पता चल रहा होता है, अल्टीमेटली उनका रिफ्लेक्शन जा रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे ही। देन हम बात करते हैं ऑफिसर्स की। जो लोअर स्टाफ होता है, लोअर स्टाफ के अलग अलग आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उनको अलग अलग टाइमली टारगेट्स मिले हुए होते हैं, वो अपने टारगेट्स को मीट करते हैं। कुछ कुछ को सेल्स ऑफिसर्स को सेल्स की गिवन होती है, प्रोडक्शन को प्रोडक्शन की गिवन होती है। आपके पास रिक्वायरमेंट और आपके पास टारगेट्स, अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट्स वो अपना काम कर रहे होते हैं, और वही टारगेट्स जब पूरे होते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा होता है। देन बात करी हूँ इंटरनल ऑडिटर्स की। इंटरनल ऑडिटर ये देख रहा होता है कि आपने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, आपने लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस की हुई है, आपने एज पर स्टैंडर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, और इसके अलावा जो जो टाइमली डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो आपने टाइमली डिस्क्लोजर्स दिए हैं। इसके अलावा आप जो मेथड बता रहे हैं उसके मेथड के अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशंस की हैं। ये सारे काम इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं। तो जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिनकी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की, इंटरनल ऑडिटर्स की, अब इनकी जैसी जॉब डिस्क्रिप्शन है वैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और वो वैसे ही डिसीजंस लेते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को एक्सटर्नल यूजर्स किस पर्सपेक्टिव में करते हैं और ज़रूरत क्या है उनको करने की। तो जब एक्सटर्नल यूजर्स जब देख रहे होते हैं तो सबसे पहले उसमें बात आ जाती है शेयर होल्डर्स की। वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स परचेज किए, उसमें इन्वेस्टमेंट किए, और उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें टाइमली रिटर्न मिले, टाइमली डिविडेंड मिल सके हमें। क्लियर? और इसके बाद लेंडर्स। लेंडर्स मीन्स कहीं पे भी कोई भी हम लोग लोन लेते हैं, कहीं से भी कोई भी अमाउंट बोरो करते हैं, उससे पहले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है कि वेदर इनके इतने प्रॉफिट्स हैं कि वो हमारे लोन अमाउंट को पे ऑफ कर सके, हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट को पे ऑफ कर सके। देन बात करती हूँ कस्टमर्स की। कस्टमर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं कि इनके टाइमली प्रॉफिट क्या है, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइंस मार्केट में हैं, और किस किस प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन सी अवेलेबल साइजेस हैं, और ये सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन जनरल मार्केटिंग से पता चल रही होती है। बट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनको मार्केटिंग के थ्रू पता नहीं चल रही, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चल सकती है। तो एक एक्सटर्नल यूजर्स में काउंट होते हैं शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स। इन सब की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सके इन ऑर्डर टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बेटर आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया जा रहा है वहाँ वो डिसीजन, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स आपके परचेज किए जा रहे हैं उसके डिसीजन। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स में और फर्दर मैं बात करूं तो लिटिगेशंस की बात आ जाती है, लीगल काउंसिल की बात आ जाती है, क्योंकि जहां आपकी एंटिटी पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई लीगल केस फाइल हुआ है तो उस केस फाइल किए हुए के इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती हैं, इंफॉर्मेशन विड्रॉन होती हैं, वो लीगल काउंसिल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है कि इसने कब कितना प्रॉफिट अर्न किया, कब कौन से टारगेट्स मीट किए हैं,
और जब इसने कहीं डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड किए हैं डिस्पाइट किसी को कैसे मतलब, या फिर आपको अकाउंट रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट नहीं हुए, या फिर आपको सप्लायर्स को आपने टाइमली पैसे नहीं दिए, या फिर आपको किसी पार्टी से पैसे लेने थे या पार्टी को पैसे देने थे, उस पर अगर कोई भी लिटिगेशंस का क्लेम आता है, कोई भी लीगल आप उस पर चार्जेस लगाते हैं, तो वो उस पर क्या क्या चीज़ आती है, वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी, और अगर हो चुकी थी देन उसके होने के बावजूद भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हुई। क्लियर? तो ये सारे पर्पसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के। फर्दर बात करती हूँ क्या किस कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और उनका पर्पस क्या है। Financial measures are often used to rank corporate performance. Obviously, it is very much clear कि आप फाइनेंशियल मेजर्स इसीलिए लेते हो ताकि आपको पता चल सके आपके कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। क्लियर? जिस तरीके से मैं बोलूं, अगर एक बच्चे की CGPA कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, एक बच्चे की GPA कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, एक बच्चे के इंडिविजुअल सेमेस्टर के कोर्सेज की ग्रेड्स पता करने की क्या जरूरत है। अगर ग्रेड्स पता करते हैं तो उससे ये अंदाजा होता है कि बच्चा थ्योरी में अच्छा है या क्लैरिकल में मतलब कैलकुलेशंस में अच्छा है, न्यूमेरिकल कोर्सेज में ज़्यादा बेहतर है, या फिर डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे आप थ्योरेटिकल बेस्ड काम करते हैं उसमें अच्छा है। तो ग्रेड्स देख के अंदाजा होता है, और आपकी CGPA आपकी GPA देख के अंदाजा होता है आपकी परफॉर्मेंस का। इसी तरीके से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजर्स लिए जाते हैं। उन मेजर्स की जो जवाब आता है उसके अकॉर्डिंगली उनकी कैलकुलेशंस को इंटरप्रेट करके हमें पता चलता है कितना। अगर आपके लेट सपोज आपके मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में या थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन मैनेजमेंट में आपके 70 मार्क्स हैं, आपके 80 मार्क्स हैं, दैट्स मीन यू आर गुड स्टूडेंट। अगर 90 आ गए, यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अगर एवरेज 65 60 आते हैं देन यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, आपने जस्ट कोर्स क्लियर कर लिया। तो इन मार्क्स से ये इंडिकेट होता है, इन मेजर से ये इंडिकेट होता है आपकी परफॉर्मेंस क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिन पे हम देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस को। ग्रोथ इन सेल्स, ओवरऑल सेल्स में कितना % ग्रोथ आया है हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में अगर मैं बच्चे की बात करूं, सेल्स का ग्रोथ कितनी हुई है हर ईयर में, हर क्वार्टर में, हर सेमी एनुअली में। अगर यही चीज मैं एक बच्चे की बेसिस पे रखूं तो आपके हर सेमेस्टर में आपकी CGPA कितनी इंप्रूव हुई है, आपकी टोटल उस सेमेस्टर की GPA कितनी आ रही है, और ओवरऑल अभी तक जितने सेमेस्टर आपने पढ़े हैं तो आपकी CGPA कितनी आ रही है, उससे अंदाजा हो जाता है। उसके बाद रिटर्न टू स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स को जो आप रिटर्न दे रहे हैं वो कितना % रिटर्न दे रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन ड्यूरिंग द ईयर, आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आपके पास जो इक्विटी है उस पर आपका कितना रिटर्न आ रहा है, आप इक्विटी को कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं in order to get return, in order to know what is the real percentage of return on equity। और इसके अलावा डिटरमाइनिंग बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें, ये चारों फॉर्मूलाज आपके पास कैलकुलेट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं थ्रू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिजाइन फॉर एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ही इस तरीके से जाती है कि उस पर प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके। अब हम किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, हम सारी बॉक्सेस को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लासिफाइड हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस की वजह से। मैं अगर ये बोलूं कि पहले तो सारे स्टूडेंट्स, सारे BSB के सारे मॉर्निंग के बच्चे एक तरफ कर दो, इवनिंग के बच्चे एक तरफ कर दो, और सारे वीकेंड के बच्चे एक तरफ कर दो। ये मैंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन की है। उसके बाद मैंने ये बोला कि जो मॉर्निंग के सारे बच्चे उसको अलग अलग सेमेस्टर्स अलग अलग कर दो, इवनिंग के सारे बच्चे उनको अलग अलग सेमेस्टर्स में कर लो, और वीकेंड के अलग अलग सेमेस्टर्स में कर दो। ये मैंने उसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। उसके बाद मैं फर्दर बोलती हूँ कि आपके पास करंट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उसमें से गर्ल्स सारी अलग हो जाए, बॉयज सारे अलग हो जाए, सारे मॉर्निंग प्रोग्राम में, इवन स्पेसिफिक सेमेस्टर में, और सेमेस्टर के अंदर जितनी गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनको अलग कर दें। ठीक है, फिर देखती हूँ कि गर्ल्स की जिनकी CGPA अच्छी आई है, मतलब अबव 3 आई है, वो अलग कर दे।
बॉयज में जिनकी CGPA अबव 3 आई है उनको भी अलग कर दूं। क्लियर? तो ये इस तरीके से बिल्कुल हो सकता है, जिस तरीके से मैं फर्दर इनको क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो जो हेड्स होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। तो क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम्स विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप टुगेदर। आइटम्स, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सारे एसेट्स को अलग कर दो, सारी लाइबिलिटीज को अलग कर दो, सारी इक्विटीज को अलग कर दो। उसके बाद एसेट्स में नॉन करंट को अलग कर दो, सारे करंट को अलग कर दो। क्लियर? अब करंट में भी हर किसी को अलग रखो, जो जो रेडिली भी कन्वर्टेबल इनटू कैश है उनको अलग रखो, जो देर से कैश में कन्वर्ट होता है उनको अलग रखें। क्लियर? इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो कैश पे इन्वेंट्री होती है वो तो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा इन्वेंट्री पहले अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो जो हमारे क्विक एसेट में शामिल नहीं होता इन्वेंट्री। क्लियर? फर्दर मैं बात करूं रिजल्ट्स इन स्टैंडर्डाइज मीनिंग सब टोटल्स। अब यहाँ पे जो जिन बेसिस पे आपने, जिन करेक्टरिस्टिक्स पे आपने उनको टुगेदर किया हुआ है, उनकी प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होगी कि किस बेसिस पे मैंने इनको क्लासिफाई किया है। देन मैं बात कर रही हूँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। अब मैं आपकी अपनी एक इंडिविजुअल बच्चे की परफॉर्मेंस को सेमेस्टर वाइज देख रही हूँ कि इसने फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा परफॉर्म किया, सेकंड में कैसा किया, थर्ड में कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि इसमें फर्स्ट के जो इसके 5 कोर्सेज थे, फर्स्ट के कोर्सेज में इसने कैसा परफॉर्म किया, कोर्स एक कोर्स में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे। उसके बाद मैंने फर्दर कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि इसने ओवरऑल थ्योरेटिकल कोर्सेज में कैसा परफॉर्म किया है और न्यूमेरिकल कोर्सेज में कैसा परफॉर्म किया। तो कट डाउन हो रही है चीजें। और इसके बाद अब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कितना परफॉर्मेंस दे रहा है। और उसके बाद मैं फर्दर देख रही हूँ कि सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के सेक्शन ए के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, सेक्शन बी के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस यही होता है कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। अमाउंट फ्रॉम सेवरल ईयर्स अपीयर साइड बाय साइड। सालों से पुराने सारे जो वैल्यूज हैं, जो भी हैं, उनको हम साइड बाय साइड देख के हम एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम उनको रिफ्लेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट आ रहा है और उस अमाउंट का स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फर्दर हेल्प्स आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड ट्रेंड्स। जब आप कंपेयर कर रहे होते तो आपको पता चल रहा था ओवर के बच्चे ने न्यूमेरिकल्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, थ्योरेटिकल में कैसा परफॉर्म किया है। अगर कहीं पे इसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है तो वो हमें आइडेंटिफाई हो रही है कि कहाँ पे चेंज आया है, कहाँ पे इस बच्चे ने आउट किया। अब इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम कैसे देखते हैं, कंपैरिजन बेसिस पे किस तरीके से देखते हैं, वो मैं बात करती हूँ। आप सबसे पहले जब क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं तो एक क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, दूसरे क्वार्टर को तीसरे से कंपेयर करते हैं। जब क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है, अगर हमारा बिजनेस का नेचर ऐसा है कि समर में अच्छी सेल्स होती है तो उसकी वजह से हमें पता है सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म होता है रादर देन फोर्थ एंड फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर यही मैं बात करूँ हमारा बिजनेस सीजनल है और विंटर में अच्छा चलता है तो हमारे पास फोर्थ और फर्स्ट में ज्यादा अच्छा सेल्स परफॉर्म होगा रादर देन सेकंड एंड थर्ड में। ये तो हमें क्लियर हो गई। इसके अलावा फर्दर हम ये देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो क्यों जा रही है और सेकंड में क्यों अच्छी नहीं जा रही, जबकि हमारा जनरल नेचर ऑफ है कि हर थ्रू आउट द ईयर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो थ्रू आउट द ईयर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, सेकंड में अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, सेकंड में सेल्स डिक्लाइन कैसे हो रही। जब आप कंपेयर करने बैठते हो तभी आपको पता चलती है। जब आप ईयर अगर 2018 में आपने सारी चीजें देखी हैं तो 2018 को कंपेयर कर रहे हो तो 2019 के साथ 18 और 19 को आपस में कंपेयर किया आपने, ठीक है। अब आप देख रहे हो 18 के अंदर जो जो चेंजेस आई हैं 19 में वो चेंजेस आ रही हैं। अगर वो चेंजेस रूटीन की हैं देन एक्सेप्टेड, अगर रूटीन की नहीं है, अगर रूटीन में नहीं अच्छी आ रही हैं ओवरऑल, देन हम ये देखते हैं कि चेंजेस क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है और उसको मिटिगेट कैसे किया जाता है। एग्रीड? अब हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि आप कॉर्पोरेशंस क्रिएट कर रहे हो, कॉर्पोरेशंस की अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं। कुछ आपकी ब्रांचेस हैदराबाद में है, कुछ कराची में है, कुछ लाड़काना में, कुछ सक्खर में, कुछ इस्लामाबाद, कुछ रावलपिंडी, कुछ मुल्तान
इस तरीके से आपके बिजनेसेस की अलग अलग जगह पे ब्रांचेस क्रिएट हुई। अब उन ब्रांचेस के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग बनाते हो उस ब्रांच से रिलेटेड, फिर उस ब्रांच से रिलेटेड एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें आप ये प्रॉपरली मेंशन करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मेरी ब्रांचेस हैं और उन सबका प्रॉफिट मिला के मेरे पास टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इतना आ रहा है। क्लियर? अब तो मैंने सिर्फ एक हेड की बात की कि सिर्फ प्रॉफिट इतना आ रहा है, प्रॉफिट के अंदर अब ये ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे हेड्स होते हैं जो कंसोलिडेटेड पे एक अलग ही रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं, एक अलग ही अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर? इन्फॉर्मेशन फॉर द पेरेंट एंड सब्सिडरी आर प्रेजेंटेड। यहाँ पे पेरेंट और सब्सिडरी की बात की, ब्रांच एंड हेड ऑफिस की बात की। हेड ऑफिस आपकी पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी आपकी ब्रांच है, तो वहां से मिलके आप कंसोलिडेटेड, क्योंकि हेड ऑफिस तो होगी। फॉर इंस्टेंस अब 4-5 जगह पे हमारे ब्रांच बने हुए हैं तो उनकी मेन लोकेशन कराची है और कराची में हमारी हेड ऑफिस है। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कलेक्ट होके हमारे हेड ऑफिस में आते हैं और हेड ऑफिस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। presented as if the two companies are a single business unit, क्योंकि हमारे पास दो कंपनीज बनी हुई हैं, दो ब्रांचेस बनी हुई हैं, दो अलग अलग है, तो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे पता चले कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितनी हम जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डन?